हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल एएससी। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना इस वीडियो में क्लास 7 का नेचुरल साइंस का पिछले साल का जो पेपर ना 2023-24 का वो यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे रह सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे और सब्जेक्ट में आपके एमसीक्यू आते थे ना, तो इसमें जो शुरू के क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एमसीक्यू नहीं होंगे। तो देखिए, 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर वाले रहेंगे और आपको इनके आंसर जो है वो बताने हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान समझिएगा, इसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में, ठीक है। ये कह रहा है अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकता है, ये सत्य या सत्य। इंग्लिश में देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो एसिड होता है ना वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, भीमराव अंबेडकर, याद होगा आपको। अगर ब्लू से रेड बन जाता है तो उसे हम एसिड कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेड है ना वो ब्लू बन रहा है, तो वो तो बेस हुआ। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था ना, भीमराव अंबेडकर। जिनको नहीं पता वो ये नोट कर ले। अगर ब्लू से रेड हो जाएगा तो उसे हम एसिड कहते हैं। हिंदी वाले भी इसी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से याद रखेंगे, ठीक है। BRA, ब्लू से रेड हो जाए तो वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पर ये फोर्स दे रखा है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है, एक गेंद को पानी में फेंकना रासायनिक परिवर्तन है, बताओ ये सत्य है सत्य, ठीक है। इंग्लिश में देखो ये क्या बता रहा है कि जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं ना वाटर में, तो वो एक केमिकल चेंज है। देखो, दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज होता है। बच्चों, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं, केमिकल चेंज उसे कहते हैं जिसमें किसी नई चीज का निर्माण होता है, जो वापस रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज कहते हैं। अगर मैंने बॉल को पानी के अंदर डाला तो पानी से वापस भी तो निकाल लूंगा, तो वो कौन सा चेंज हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। जबकि यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन बोल रहा है, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये भी क्या है? फॉल्स है, ठीक है। समझ में आ गया? बॉल को थ्रो करना वाटर के अंदर कौन सा चेंज है? फिजिकल। तो ये क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे केमिकल लिखा है। क्लियर हो गया? देखो, आप कंसेप्ट भी समझते चले जाना। कंसेप्ट इसलिए कि अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप बता तो दोगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर इज ए केमिकल चेंज। ये कह रहा है पानी के अंदर हमने चीनी घोल दी, तो क्या ये केमिकल चेंज है? क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? आप बताइए, पानी में अगर हम चीनी डालेंगे तो क्या एक नई चीज बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो ये क्या कहलाएगा? ये भी फोर्स कहलाएगा, ये क्योंकि भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है और यहाँ पर इन्होंने केमिकल का दे रखा है, ठीक है। ये भी क्या है? फॉल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ना, उसमें अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो एक जो है ना कांस्टेंट मोशन को दिखाती है। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है डियर। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। देखिए, ये कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ में जब हम एक सीधी रेखा बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक गति को दर्शाती है और वो भी स्थिर गति को। तो ये सत्य है, ट्रू है। देखो, आपने इस तरीके की बुक में बने हुए देखे होंगे ना, तो ये सारे नोट कर लो। और एक इस तरीके से बना होगा, यहाँ नीचे टाइम आता है, यहाँ पे दूरी आती है, इधर दूरी आती है, नीचे समय आता है, डिस्टेंस, और नीचे समय। नीचे क्या आता है? समय आता है। तो आपको ये याद रखना डियर, यहाँ पर बताओ क्या है? यहाँ पर टाइम बीतता चला जा रहा है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बीतता चला जा रहा है, बीतता चला जा रहा है, लेकिन गाड़ी की दूरी उतनी की उतनी है। तो यहाँ पर गाड़ी रुकी हुई है, जबकि यहाँ पे गाड़ी कांस्टेंट जा रही है। और अगर ऐसे डायग्राम बना होता तो इसका मतलब यह है कि गति तो है लेकिन वो स्थिर गति नहीं है।
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, असमान गति हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये बिल्कुल ट्रू था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर पर, ये कह रहा है इट विल टेक डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। देखो ये ना आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए टाइम कितना लगेगा। तो हिंदी में भी आप देख लो, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो जब टाइम पूछ रहा होता है तो हम टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, समय पूछ रहा है, आपको दूरी दे रखी है, आपको यहाँ पर स्पीड दे रखी है। तो आप बता सकते हैं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। हिंदी में होता है दूरी बटे में चाल। क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। और ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछेगा इंग्लिश में फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता देंगे समय इज इक्वल टू, एक मिनट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पता लग गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 24 से। तो किसके टेबल में आता है, 12 2 या 24, 12 3 या 36, फिर 2 1 या 2, 2 5 या 15, तो 15 आ गया। तो इस तरीके से 15 घंटे हो गए, और मिनट तो बचे ही नहीं क्योंकि पूरा पूरा कट गया, तो 0 0 मिनट लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर समझ में आ गया आपको। ठीक है, 15 घंटे और 0 0 मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे इन्होंने कि द वायर गेट्स डैश व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ये कह रहा है कि वायर जो है डैश हो जाती है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। आप बताइए बच्चों, जब किसी तार के अंदर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, करंट को बहाते हैं, तो तार कैसी हो जाती है, गर्म ही तो होगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, गर्म। ठीक है, समझ में आ गई, क्या आ जाएगा, इंग्लिश में हीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीटेड, HEATED। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है जो लाइट होती है ना, लाइट वो कैसे ट्रैवल करती है। देखो लाइट जो होती है ना, लाइट वो हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, सरल गति में करती है। ठीक है, STRAIGST LI, ये ठीक लिखा हुआ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल रेखा में। क्या बोलेंगे, प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, एक सरल रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सरल रेखा में। ठीक है, प्रकाश टेढ़ा बेढ़ा नहीं जाता। आपने बुक में भी देखा होगा कि एक बच्चे ने इस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था और एक बिल्कुल स्ट्रेट में देख रहा था, तो यहाँ से लाइट पास हो गई, यहाँ लाइट पास नहीं हुई। तो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है, बहुत बड़ी बात है। फिर क्या है 8वें नंबर पर, डैश और डैश लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। बताओ, अगर किसी चीज पर हमें जंग लगवाना है तो हमें क्या चीज चाहिए, इंग्लिश में पढ़ लो। ये कह रहा है कि अगर हमें किसी पर रस्ट लगाना है या आयरन को रस्टिंग करनी है तो हमें उस पर क्या चीज लगानी पड़ेगी। देखो ये जो लिखा है ये गलत है। हम यहाँ पे आयरन को खराब होने के लिए कह रहे हैं कि खराब कब हो सकता है आयरन, उसमें दो चीजें क्या लग सकती हैं। तो देखो एक तो होता है ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन हो गया, और दूसरा हो गया वाटर, क्योंकि वाटर से भी जो है वो खराब हो जाएगा आयरन। ठीक है, WATER। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन बोलेंगे, वाटर को बोलेंगे जल। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, जल हो गया और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है, उस गैस का नाम लिखिए जिसे पौधे भोजन संश्लेषण में उपयोग करते हैं। समझो मेरी बात, आपको उस गैस का नाम बताना है जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो वो कौन सी गैस है जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, वो कौन सी होती है, CO2।
आया ना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके नेक्स्ट पूछ रहा है कि उस पार्ट का नाम बताओ प्लांट में जहां पर सिंथेसाइज होता है फूड का। बताओ कहाँ पर भोजन तैयार होता है पौधे के अंदर। पौधे के अंदर जो भोजन का जो संश्लेषण है ना, वो कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बता दोगे बहुत आसान है, पत्ती में होता है। ठीक है। ऊपर वाले के लिए कौन सी गैस थी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे। ठीक है। तो कह रहे कुछ जीव भोजन और आवाज साझा करते हैं। ठीक है ना, देखो पता है ना आपकी बुक में ही है कि जब भोजन और आवाज दोनों मिलके बांट रहे हैं जीव आपस में, तो उस रिलेशन को, संबंध को क्या बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में देख लो, ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि शेयरिंग करते शेल्टर को, न्यूट्रिशन को, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म आपस में, तो उस रिलेशन को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। सहजीवी पढ़ा होगा आपने। ठीक है। SYM BIO, बायो, फिर SI, सिम्बायोसिस। ठीक है। सहजीवी संबंध होता है या सिम्बायोसिस होता है। ठीक है, आप बुक में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हिंदी वाले। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे 10 तक हो गए ना। अब हम देखेंगे आगे 11वां क्वेश्चन। ये कह रहा है लार स्टार्च को किस पदार्थ में बदलता है। देखो हमारे मुंह से लार निकलता है ना, तो लार करता क्या है, जो स्टार्च होती है ना, स्टार्च, उसे शुगर में बदल देता है। किसमें बदल देता है, शर्करा में। ठीक है। सिंपल शुगर भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश में देख लो। ये कह रहा है सलाइवा जो होता है वो चेंज कर देता है स्टार्च को किसमें, तो आप बताओगे शुगर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर बच्चे ने शुगर लिखा तब भी ठीक है, सिंपल शुगर लिखा तब भी ठीक है। ये कह रहे हैं दो आप टाइप बताओ स्पेरिकल मिरर के। तो दो ही टाइप होते हैं स्पेरिकल मिरर के, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये देखो गोलाकार दर्पण के दो प्रकार पूछ रहा है। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल, अवतल, और दूसरा होता है उत्तल। ठीक है। आपको पता भी होनी चाहिए कैसे बनते हैं। जो अवतल होता है ना, उसमें बाहर की तरफ रंग होता है। ठीक है। इंग्लिश में कॉनकेव कहते हैं। और जो उत्तल होता है उसमें अंदर की तरफ रंग होता है। तो ये कौन सा होता है, अवतल। कौन सा होता है, अवतल। और ये कौन सा होता है, उत्तल होता है। ठीक है। ये कौन सा होता है, कॉनकेव। और ये क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो अब ये कर सकते थे, पर हम तो सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। वाहनों के पीछे देखने हेतु कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताओ। किससे हम बैक साइड देखते हैं। अगर हमें पीछे की तरफ देखना होता है ना, तो वहां पे हमें उत्तल दर्पण का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है, उत्तल दर्पण का। और अगर आपसे पूछे कि डेंटिस्ट आपके दांत चेक कर रहा है तो कौन से दर्पण का यूज कर रहा है, वहां पे अवतल का यूज कर रहा है, क्योंकि बड़ी चीज दिखानी होती है तो अवतल, छोटा दिखाना है तो उत्तल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ इसने बोला कौन से मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है, रियर व्यू के लिए, पीछे देखने के लिए। तो वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। MIRR। तो ये देखो सेक्शन ए हो गया। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सेक्शन बी अब आप देखो आराम से। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये कह रहा है एक कार है, ठीक है, वो मूव हो रही है और उसकी स्पीड इतनी है, ठीक है, 120 km/h। यहाँ पे भी सेम चीज पूछी है कि कितना टाइम लगेगा, और हमें दे रखा है डिस्टेंस 150। तो हमें यहाँ पे टाइम निकाला है। तो टाइम का फॉर्मूला वही होगा जो हमने अभी पहले क्वेश्चन करा था, हाँ है ना। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है डियर। तो हमें समय निकालना है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समय निकालने का या टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डियर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, हाँ या ना। मैंने अभी सिखाया था आपको। तो डिस्टेंस कितनी है, 150 है, और स्पीड कितनी है, 120 है। अब आप इसको डिवाइड कर दो, देखो 0 से 0 कट गई। ठीक है। तो अब 15 को 12 से डिवाइड करो, नहीं आ रहा
तो आप देखो कौन से नंबर से कट रहा है। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो मैंने 3 4 जो 12, 3 5 जो 15 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या गया, 5/4 आवर आ गया। क्यों? क्योंकि ये भी पॉइंट में निकाल रहे हैं हम, तो इतना आ गया। अब इसको हम आगे भी सोल्व करेंगे। 5/4 को सोल्व करेंगे हम आगे, तो हम क्या करेंगे, 5/4 को डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से, जब आपका 5/4 आवर आया ना, अब आप क्या करेंगे, 5 अंदर 4 बाहर लिखेंगे, तो 4 1 जा 4 हो गया। तो 4 1 जा 4 हो गया, तो यहाँ एक बचा, ये क्या है, 1 आवर आ गया, पूरा 1 आवर आ गया। अब यहाँ पे एक एक बच रहा ना, तो इसको हम पता है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम इसको मिनट में बदल रहे हैं। तो ये 60 1 जा 60 हो गया। अब 60 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब मिनट निकालेंगे ना। तो 4 1 जा 4, 2 बचे, इसे एक दे दिया, 4 5 जा 20, तो यह 15 आ गया। अब 0 आ गया, अगर नहीं आता ना 0, फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेकंड में बदलते हैं। तो यहाँ 15 आ गया, तो इसका मतलब जो गाड़ी को जो टाइम लगा ना, वो 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं, 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं। एक तरीका तो ये वाला हो गया, 1 घंटा 15 मिनट लगे हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये था डियर, जैसे यहाँ पर 5/4 आ रहा है हमारा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मिनट में बदल जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 300/4। अब काट दो, 4 7 28, 4 7 28, 2 बचे, 4 5 20, तो 75 मिनट आ गया। आपको पता है 60 मिनट 1 घंटा होता है, तो आपने 1 घंटे को अलग कर लिया, बचे 15 मिनट, उसको अलग कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका फ्रैक्शन में कभी आ जाए, तो आप सिंपल एक बार 60 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर आपको पता है 75 मिनट आ रहा है, तो उसमें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अलग कर लो, बाकी 60 घटा दो 75 में से, बचे 15। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस हिसाब में तो आपका आंसर चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो आप ये अलग कर सकते हो। तो ये पढ़ते हैं, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ सोहन ट्रेवल 15 किलोमीटर इन अ डे। देखो, अगर सोहन एक दिन में 15 किलोमीटर जाता है, तो बताओ हाउ मेनी मीटर डिड ही ट्रेवल ऑन दैट डे। कितना आसान पूछा है, इसने बोला किलोमीटर को मीटर में बदलिए। हिंदी वाले बच्चे भी देख लो, किलोमीटर को मीटर में बदलना है बच्चों। तो आप मुझे बता सकते हो कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने होते हैं 1 किलोमीटर में। वेरी गुड, 1000 होते, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 15,000 आ गया। क्लियर हो गया। लास्ट में आपको आंसर की भी दिखा दूंगा मैं सारी। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, ये इंग्लिश में देखो पहले। ये कह रहा है एक कार है, ठीक है, 90 किलोमीटर जाती है 12 मिनट में, तो स्पीड निकाले कार की। अब यहाँ पे आपसे स्पीड पूछ लिया, क्या पूछ लिया डियर, स्पीड पूछ लिया। और जब आपसे स्पीड पूछा है, तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, हाँ या ना। समझ में आ रही है मेरी बात। ये कह रहा है एक ट्रेन 12 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है, ट्रेन की गति निकालिए, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो देखो क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, वही डिस्टेंस अपना टाइम कर देंगे। तो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 90, और टाइम कितनी दे रखा है, 12, ठीक है। अब इसको काटो, किससे कट रहा है, देखो 2 से दोनों कट जाएंगे, ठीक है। या मैं आपको बताया था मैंने कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो, तो हम डिवाइड करने का रास्ता अपनाते हैं, 90 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, इस तरीके से टेबल पढ़ लोगे ना, ठीक है। 12 7 जा 84 आ गया, ठीक है। तो कितने बचे, यहाँ 6 बचे, पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ा दिया हमने। आपको कि सर इसमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना हमें, जैसे मिनट, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है ना यहाँ पे।
पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी तो 12 5 जा कितना हो गया 60। तो स्पीड कितनी आ गई, देखो नीचे 0 आ गया, 7.5 आ गया। तो ये क्या आ गया, किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से, क्योंकि मिनट दे रखा था ना 12 मिनट, है ना। तो 7.5 क्या आंसर आ गया हमारा, 7.5 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है, यहां पर फोर्थ क्वेश्चन बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है। इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, उसका बेस क्या है इफेक्ट का, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ना, वो बहुत गर्म हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर पता कौन सा इफेक्ट करने का पूछ रहा है, हीटिंग इफेक्ट, कौन सी, HEATING, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग, ठीक है, याद रखना, HEATING, हीटिंग इफेक्ट, EF, फिर FECT, हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊष्मीय प्रभाव। क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, ऊष्मीय प्रभाव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पांचवा, ये देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है ये, आर्द्र क्षेत्रों में जंग शीघ्रता से क्यों लगता है। ठीक है, ये इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है जहां पे मोस्ट एरिया होता है ना, वहां पे जंग, जंग अभी बताया था ना, जंग जैसे लोहा वगैरह खराब हो जाते हैं, है ना, ब्राउनिश सी लेयर आ जाती है उन पर। तो वो ये कह रहा है कि इतनी जल्दी तेल से क्यों लग जाता है जहाँ मोस्ट एरिया है, क्योंकि जंग लगने के लिए वाटर चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है। देखो जो भी मैंने अभी आपको डिस्कस करा ना, वो सारे आंसर हैं। ठीक है, अब मैं, क्योंकि अब लॉन्ग आ गए ना, इसी में से आपको पढ़ पढ़ के सारे बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये लिखना है कि वाटर जो है वो एसेंशियल होता है, ठीक है, और इंक्रीज करता है मॉइस्चर को, जिससे क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा। तो आप बना बना के लिख देना, पानी की वजह से ऐसा होता है, और जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो जंग उसमें होने लग जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाउ इज इट बेनिफिशियल। पता है गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं और इसके क्या फायदे हैं। हिंदी में बच्चे एक बार पढ़ लो, हिंदी में गैल्वेनाइजेशन को जो है ना, यशद लेपन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यशद लेपन। और इसके फायदे क्या हैं, देखो, गैल्वेनाइजेशन पता है क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ना स्टील के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, फायदा क्या है इसका, लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ना यशद लेपन क्या होता है, बोलोगे यशद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम धातुओं पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, वो खराब ना हो। ठीक है, हिंदी में मैंने बता दिया, आप बना बना के इसे लिख देना, बस आपके टॉपिक और पॉइंट सही होने चाहिए। ठीक है, देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए हम देखते हैं। ये कह रहा है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी में डालेंगे या प्रवाहित करेंगे तब क्या होगा। तो ये हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में देख लो। ये कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। तो आप बोलोगे वो मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, लाइम वाटर जो है वो क्या करेगा, वो मिल्की हो जाएगा जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। मतलब कहने का है कि जब चूने के पानी में हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो वह दूधिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अब आगे देखो, फिर उसके बाद ये और वाला, ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू द विनेगर। ये कह रहा है जब बेकिंग सोडा अगर उन्होंने विनेगर में ऐड कर दिया तो क्या होगा। तो आप बता दोगे सिंपल कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बबल्स के रूप में प्रोड्यूस होने लग जाएगी। ठीक है, हिंदी में आप बताओगे अगर जब विनेगर में बेकिंग सोडा हम डालते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बुलबुलों के रूप में। ठीक है, ये सिरका जब हम बेकिंग सोडे में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बुलबुलों के रूप में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड व्हाई। तो आप सिंपल बता देंगे डियर
कि जब डेंटिस्ट दांत चेक करते हैं ना तो वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, हिंदी में अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे जो दांत है उसका साइज बड़ा दिखाई देगा, बिग साइज इमेज बनने लग जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहे हैं कैन वी यूज नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर फॉर फ्यूज। बताओ क्या नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर को यूज कर सकते हैं फ्यूज के लिए? ये कह रहा है एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है अगर ये नहीं करना तो ये डिस्क्राइब करिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये ओवरलोडिंग क्या होता है। हिंदी में देख लो आप, 8वें नंबर पर है। ये कह रहा है कि क्या हम फ्यूज के लिए सामान्य विद्युत तार का उपयोग कर सकते हैं? अगर ये नहीं करना तो लघुपतन और अतिभारण की व्याख्या कीजिए। तो मैं एक साथ इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि क्या हम सिंपल तार का यूज कर सकते हैं फ्यूज के लिए, तो आप बोलोगे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वायर डोंट गेट दैट मच हीटेड ऑन हाई करंट। जब हाई करंट पे वो ज़्यादा हीट नहीं होगी, ठीक है, और उल्टा हो गया होगी वो कि वो पिघल जाए और ब्रेक हो जाए, सर्किट को तोड़ दे, ऐसा वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ में आई? देखो, ये कह रहा है नो बिकॉज नॉर्मल वायर डोंट गेट दैट मच हीटेड ऑन हाई करंट टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। मतलब वो पता है जो फ्यूज के लिए स्पेशल तार हमें चाहिए होती है, क्योंकि वो पिघल जाए ताकि सर्किट का करंट रुक जाए और आग या किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। ठीक है, तो समझ में आ गया? हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया। तो आपसे पूछे सामान्य तार का प्रयोग हम कर सकते हैं फ्यूज के लिए, आप बोलोगे नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर जो है ना टूटेगी नहीं, और जो विद्युत परिपथ होता है वो टूटेगा नहीं, वो कंप्लीट रहेगा, जिससे क्या होगा, आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर हमने दूसरा पढ़ा था कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और ये ओवरलोड क्या होता है, लघुपतन क्या होता है। तो आप बोलोगे जब न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और ओवरलोड का मतलब क्या होता है? जब जितने कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा जब हम लगा देते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का उस पर एक तरह से बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो सेम सर्किट में जितने लगने चाहिए जब ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसका बर्डन इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा पड़ जाता है, तो उससे हम बोलते हैं ओवरलोड होना। तो ये अति भारण कहलाता है, बहुत नुकसान हो सकता है, इससे आग लग सकती है। ठीक है, तो आप जैसे किसी जगह पर अगर स्विच लगा रहे हो, चेक कर लो कि वो ज़्यादा हीट गर्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है और आप लगा रहे हो ना, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये हो गया लघु पथन और अतिभरण। अब ये कह रहे हैं पितरस कहाँ बनता है, भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करता है और पाचन से क्या अभिप्राय है? ये कह रहा है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। ये कह रहा है विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय डाइजेशन। ठीक है, ये पूछ रहा है। अब इसको समझ लेते हैं कि बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये किसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है, और डाइजेशन का क्या मतलब है। देखिए, ये लीवर में प्रोड्यूस होता है, और किस चीज को ये डाइजेस्ट करेगा, फैट को। ठीक है, और ठीक है, और ये डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं ना उसको सिंपलर में बदल देता है, मतलब जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल में बदल देता है। ठीक है, लीवर मतलब यकृत होता है, ठीक है, फैट मतलब वसा होता है, ठीक है, लिवर में होता है। ठीक है, और विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को करता है। और डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हिंदी में एक बार दोबारा से सुन लो। ये बता रहा है कि दीर्घरोम जो है ना, एक मिनट, ये तो अभी बाद में पढ़ेंगे। ये पितरस कहाँ बनता है, पितरस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है, यकृत में। और ये भोजन के किस घटक को पचाने में हेल्प करता है, ये वसा को करता है। और ये पाचन से क्या अभिप्राय है, पाचन का मतलब होता है कि जटिल पदार्थ हम भोजन में लेते हैं ना, उनको ये साधारण पदार्थों में बदल देते हैं ताकि उसका पाचन आसानी से हो सके, डाइजेशन आसानी से हो सके। फिर ये नेक्स्ट कह रहा है दीर्घरोम क्या है, इसका स्थान और कार्य आपको बताना है। ठीक है, अब दीर्घरोम के बारे में पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं विली, और इसकी आपको लोकेशन और फंक्शन आपको बताना है। पता आपको विली क्या होते हैं और इसकी लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है? देखिए, विली क्या है,
ये ना स्मॉल प्रोजेक्शन होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उंगलियों जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो हमारी छोटी आंतों में पाई जाती है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। समझ में आ गई? तो इसके बारे में पता लग गया। विली क्या होती है? विली क्या होती है? प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, जो हमारे किस में पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है? जो भी फूड गया है, उस डाइजेस्ट जो हुआ है उसको अब्जॉर्व करेगी। क्या करेगी? अब्जॉर्व करेगी, ठीक है। उसे अवशोषित करेगी। क्या करेगी? उसे अवशोषित करेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है 10वें नंबर पे, एक उदाहरण के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। बच्चों पता है आपको न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? पता है आपको न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं ना, सोल्ट और वाटर बन जाता है, उससे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में भी है, यहाँ पे भी देख लो। देखिए बिल्कुल सिंपल यहाँ पे बता रखा है, जब एसिड और बेस मिलकर सोल्ट और वाटर बनाते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में उदासीनीकरण कहते हैं। और जब अम्ल और क्षारक मिल जाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम उदासीनीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये क्या है? क्षारक है, ठीक है, ये अम्ल है, और ये लवण है, और ये जल है, ठीक है। देखो इन्होंने भले एसिड पहले लिखा है, लेकिन यहाँ बेस का एग्जाम्पल पहले लिखा है। बेस है ये एसिड है, ये सोल्ट है, और ये वाटर है। तो दोनों ने मिलकर दोनों ने चीजें बना दी, ठीक है। देखो एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सोल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो इसको बोलते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। आप कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, बस एरो के बाद वाला एरो के बाद रहेगा, एरो के पहले वाला एरो के पहले रहेगा। फिर आगे देखिए 11वें नंबर पर। देखिए 11वें नंबर पर बोला है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता। और जबकि केमिकल चेंज क्या होता है? इसमें नई चीज का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? इसमें नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, और रासायनिक में नई वस्तु का निर्माण होता है। भौतिक क्या होते हैं? जो रिवर्स हो जाते हैं। जैसे आपने पानी को बर्फ बनाया, बर्फ को पानी बना दिया, तो ये भौतिक कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लोहे पर जंग लग गया तो जंग लगा ठीक नहीं हो सकता, वो केमिकल कहलाएगा, रासायनिक कहलाएगा, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो वापस हो जाते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो वापस नहीं होते। आपसे ये क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जाता है कि आप बताइए। देखो भौतिक का मतलब समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा कोऑपरेट करना। ये फिजिकल है, और रासायनिक मतलब केमिकल है, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल दोनों बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि एक पेड़ की हाइट बढ़ रही है, मतलब उसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है, उसकी उम्र बढ़ रही है, तो वो क्या फिजिकल है केमिकल है? उम्र से पूछ रहा हूँ मैं, उम्र बढ़ रही है मतलब ग्रोथ कर रहा है, तो वो क्या है? फिजिकल है केमिकल है? वो केमिकल है, क्योंकि वो रोज की एनर्जी को यूज कर करके वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक पेड़ को काट दिया और दोबारा से पेड़ उग गया, वो क्या है? वो फिजिकली काटोगे दोबारा हो जाएगा, काटोगे दोबारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि फिजिकल क्या होता है, केमिकल क्या होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने लाइट बंद कर दी, फिर लाइट जला दी, ये क्या है? फिजिकल है। आप बैठ गए फिर खड़े हो गए, ये क्या है? फिजिकल है। एक बच्चे ने जो बॉल है पानी में डाली, पानी से निकाल ली, क्या है? फिजिकल है। क्या है? भौतिक है, ठीक है। मोमबत्ती जल रही है, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। ऐसे एग्जाम्पल दो जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों होते हैं। तो देखो मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है तो उसमें से कार्बन निकल रहा है, तो वो केमिकल है। लेकिन मोमबत्ती जल रही है तो वो पिघल रही है नीचे, और फिर दोबारा से सॉलिड बन रही है, तो वो फिजिकल है, भौतिक है। तो मोमबत्ती में दोनों चीजें देखने को हमें मिलती हैं। मतलब कहने का है कि आप अच्छे से अगर प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो आप अच्छा स्कोर आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब आंसर इसका देख लो एक बार। देखो यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिंपल लिख दिया। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो फिजिकल चेंज है, और अगर चेंज हो रहा है मोलिक्यूल लेवल पर तो उसे केमिकल चेंज कहेंगे। और लिखा है देखो इसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। जो केमिकल चेंज होता है उसमें नई वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है। समझ आगे भौतिक और रासायनिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है राइट द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब आम भाषा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं? तो बुक में जो जो इक्वेशन है ना, आप उसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है।
तो क्या नाम है? बेकिंग सोडा। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन सी पे। देखिए सेक्शन सी में क्या है, आपके एग्जाम में पैसेज आएगी, ठीक है, और पैसेज पढ़कर फिर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? तो आप इसको पढ़ेंगे फिर इसके आंसर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में देखो, पढ़ने का तो आपको इनके आंसर देने। एमसीक्यू है, ये कह रहा है जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। देखो बहुत बड़ी बात है, तने के आधार के समीप से निकलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है प्लांट्स विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड। तो चारों में से उसका आंसर क्या? जो नियर द बेस ऑफ स्टेम से निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं श्रब्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? झाड़ी, ठीक है। आपको शाख पता है ना, जैसे घास हो गई, झाड़ी जैसे तुलसी बता सकते हैं, पेड़ जैसे पीपल का बता सकते हैं, ठीक है। विसर्पी लता जो दूसरे का सार लेकर ऊपर चढ़ती चली जाती है, जैसे आपने मनी प्लांट सुना होगा, है ना, क्रीपर जिसे हम बोलते हैं। तो अब देखो ये ऊपर हिंट जो दी होगी उसमें आंसर नहीं होंगे, आपको अपने दिमाग से ही करना होगा। एक आधा मिल जाए तो अच्छी बात है। ये कह रहा है जैसे वो प्लांट बताओ जो जिसकी स्टेम वीक होती है और वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, तो उसे क्या बोलते हैं? अभी हमने डिस्कस कर लिया था, उसे क्या बोलेंगे? क्रीपर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक मिनट, ये हिंदी में दिखा दूं पहले। ठीक है, विसर्पी लता, पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते लेकिन जमीन पर फैल जाते हैं, तो उन्हें विसर्पी लता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। फिर पौधे जो सारा लेकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आरोही लता कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उन्हें? क्लाइंबर्स, ठीक है। देखो क्रीपर, क्लाइंबर, ये अच्छे से डेफिनेशन रखना। ये कुछ चीजें ना 6 क्लास के लेवल की आएंगी आपकी। अब देखो ये मैचिंग है, तो ये मैचिंग फटाफट हम कर लेते हैं। तो ये इंग्लिश में है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हिंदी में है, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं कहाँ, एक मिनट रुक जाओ, हिंदी में ये है। आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो पहले हम हिंदी में कर लेते हैं फिर इंग्लिश में कर लेंगे। देखिए जो घर्तिका है ना वो दांतों से जुड़ा हुआ है, तो छोटी आंत में यहाँ पर बताना है। तो छोटी आंत में क्या होता है? पूरा का पूरा डाइजेशन होता है फूड का, तो ये आंसर हो जाएगा। अमाशय जो रस है, जो हमारे पेट में जो रस होता है वो किसका काम करता है? वो प्रोटीन को पचाता है। ओआरएस में क्या होता है? जल, नमक और चीनी होती है, हाँ है ना। और जो ईसोफेगस है यानी कि ग्रसिका है, तो ग्रसिका क्या करती है? जब हम निकलते हैं ना, तो क्या करते हैं? भोजन की गति देने का काम करती है। और बड़ी आंत क्या करते हैं? जल और लवणों का अवशोषण करती है, ठीक है। तो आप काफी है, इंग्लिश में देख लो एक बार। देखो जो सॉकेट है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन फूड है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओआरएस के अंदर वाटर, सॉल्ट, शुगर होती है। इसोफेगस जो होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, याद रखना। और लार्ज इंटेस्टाइन का यही है, पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसी से सारा का सारा गंद भी बाहर निकलता है, ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये देखो यहाँ पर ये हमने 13 देखा। उसके बाद ये और में है, अगर ये ऊपर वाला नहीं करना तो नीचे वाला कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप मुझे ये जो रुमेन है, ये रुमेन किससे जुड़ा हुआ है? तो रुमेन जो है वो गाय के अंदर होता है ना, तो ये गाय के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो अपना खाना स्टोर कर लेते हैं ना जब उन्हें चाहिए होता है। इसे वो गाय जो होता है चर 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 कर रहे होते हैं ना। अमीबा का बताओ, अमीबा में नकली पैर होते हैं ना, सूडोपोडिया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताओ, HCl, वो क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है जो हमारे खाने के अंदर होता है। और जो श्लेष्मा है, जो म्यूकस है, वो क्या करता है? वो हमारे आंतरिक अमाशय की रक्षा करता है। और मधुमक्खी क्या करती है?
मधुमक्खी तो रस चूसेगी, है ना, तो मरकंद आ गया। और पित्त की थैली क्या करेगी? पित्त रस का संग्रहण करेगी। ठीक है, क्या करेगी? पित्त रस का संग्रहण करेगी। ठीक है, तो अब एक बार इंग्लिश में देख लो। देखो ह्यूमन जो है वो काऊ में है। ठीक है, अमीबा जो है वो सूडोपोडिया होता है, अमीबा में नकली पैर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। म्यूकस क्या है? वो हमारे पेट को बचाता है, हमारे इनर लिनिंग जो स्टमक है ना उसकी रक्षा करता है। ठीक है, और हनी भी, मधुमक्खियां जो है वो नेक्टर से रस चूसती हैं। गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करता है। देखो ये जो है आप मैचिंग में देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। मेरी बात सुन रहे हो? ये मत सोचना कि चलो सर ने दिखा दी है ऐसी है, ये क्या पढ़ना है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से करनी होती है। अब 14 नंबर पर देखो। देखो 14 पे क्या है? ये कह रहा है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक। ये कह रहा है एक ना हमने सब्सटेंस लिया जिससे पता लगा रहे हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। हाँ है ना, इंडिकेटर बोलते हैं। कह रहे इंडिकेटर से पता लग जाता है कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है। हाँ है ना। अब बताओ कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? आपने बुक में पढ़ा होगा कौन सा इंडिकेटर नहीं है। आंवला को इंडिकेटर नहीं है। हाँ है ना। फिर ये कह रहा है, देखो आपने देखा, नोटिस करो कि क्वेश्चन में कहीं पर भी आंवले के बारे में नहीं बोला यहाँ पैसेज में, लेकिन पूछा हमने इस तरीके से, क्योंकि ये आपको बेस के लिए देगा, आपको खुद करना होगा। हिंदी में देख लो, ये कह रहे कोई पदार्थ अम्लीय क्षारकीय, ये परीक्षण से पता लगेगा। किससे पता लगेगा? परीक्षण से। तो परीक्षण से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उस परीक्षण को बोलते हैं सूचक, कि वो अम्लीय क्षारकीय है। तो रंग बदलेगा। ये कह रहा बताओ किसको सूचक के रूप में यूज नहीं करते हम? आंवले को यूज नहीं करते। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से भिन्न, मतलब चारों में से कौन सी चीज अलग है? तो चारों में से ना अलग कौन सी चीज है? देखो ये सारी सारी खट्टी चीजें और ये कड़वा होता है चूने का पानी, तो ये बेस है। अब इसे खा के पी के तो नहीं दे सकते ना, तो साइंस के अकॉर्डिंग पता नहीं चाहिए बी है। अब उसके देखो ये कह रहा है क्विनोफ्थेलिन क्षारीय माध्यम में डैश हो जाता है। बताओ क्विनोफ्थेलिन कौन से रंग का हो जाता है जब वो बेस होता है? तो वो हो जाता है पिंक रंग का, गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, कौन सा रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का। फिर एक बार इंग्लिश में देख लो। देखो ये कह रहा है आपको ओड पता लगाना था। ओड क्या है? लाइम वाटर है, क्योंकि ये तीनों के तीनों एसिड है, ये बेस था। और ये कह रहा है फिनोल्फथालीन जो है ना वो कौन से रंग का हो जाता है बेसिक मीडियम में? तो पिंक रंग का हो जाता है। ठीक है, देखिए ये 15वां है। ये कह रहा है वी ऑल यूज मिरर एट होम। घर में हम शीशे का प्रयोग करते हैं, तो आप भी मिरर देखते हैं। ठीक है, अपने फेस को देखते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर हम पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? उसे ओपेक बोला जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट। ये कह रहा है कितने कलर जो है विजिबल होते हैं? तो जैसे इंद्रधनुष है, 7 बनते हैं ना, तो वही उसी के रिगार्डिंग। विबग्योर याद रखना, विबग्योर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक दीप्त वस्तु है जिसकी खुद की लाइट होती है, उसे हम दीप्त बोलते हैं बच्चों? तो वो सूर्य है। ठीक है, कौन है? सूर्य। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट है? लुमिनस जिसकी खुद की लाइट होती है वो सन है। ठीक है, एक बार हिंदी में दिखा देता हूँ। देखो पहले हिंदी में ही था, यहाँ पर ये पढ़ लेना। दर्पण के पीछे बहुत सारी चीजें देखो, एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है, एक ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंट को मतलब होता है हिंदी में पारदर्शी, जिसके आर पार देख सकते हैं। दूसरा तो ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है जैसे पर्दा। तीसरा तो ओपेक, जिसके आर पार दिखाई नहीं देता जैसे पत्थर हो गया, बिल्डिंग हो गई। तो ये बोले जिसके अंदर से प्रकाश नहीं जा पाता ना, उससे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अपारदर्शी। और दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं आपको बताना? 7 होते हैं। विबग्योर आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये मैंने सारा डिस्कस कर लिया था आपसे, और ये पूरा पेपर डिस्कस कर दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।